और मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सिटी कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि साल 2020 के मुकाबले में जारिया साल जराइम के वाकयात में काफ़ी कमी हुई है। उन्होंने टैंक बंड के बुद्धा पूर्णिमा मुजस्मे के पास सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के दीगर शहरों के मुकाबले में कोरोना की वबा और लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद शहर में जराइम की तादाद में काबिल लिहाज कमी आई है। उन्होंने कहा कि अब तक दर्ज मुकदमात में 81% मुकदमात में मुलजिमीन को सजा हुई। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम्स में इजाफा हुआ है। अंजनी कुमार ने कहा कि साल 2021 में 5000 से ज्यादा साइबर क्राइम्स रौनुमा हुए। Our country in the year 2020. So, in the 19 large cities in the country, sir was talking about all cities. Even if we look at Chennai, the overall crime rate in Hyderabad is 231 in Bangalore and 1937 in Chennai. So the crime rate, even in our regional area, if you look at the regional and Chennai 1.7. Increase of report, increase trust in our policing system. As far as an increase in the rate of crime is actually the biggest deterrent. 11 persons were given life imprisonment in 10 different cases. We have cases in which people reduction on the crime law. 2019 law it was 25,187. 2021 law till 15th December 20,012. IPC cases law more or less same. 17,187. 2019 law, 2021 law 17,236. More or less it has remained same. Bodily offences law 4% की reduction జరిగింది. From 2126 it has come down to 2040. Grave bodily offences and non-grave bodily offences put together, there is a rise of 3%. Property crime law reduction of 10%. 2019 law 2694. This year 2417. So 10% की reduction ఉంది. Grave property crime law 16% की reduction ఉంది. 2019 law 214. 2021 law 179. Non-grave property crime law 10% की reduction ఉంది. 2019 2480. 2021 crime against women 2% की reduction ఉంది. 2019 law 2354. 2021 law 2393. POSCO cases though there is an increase of 5%. तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 20 सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नॉन कैडर रुतबे के ओहदेदारों को तरक्की देते हुए उन्हें आईपीएस का दर्जा दिया गया है, जिसमें एक मुस्लिम खातून आईपीएस शेख सलीमा भी शामिल है। शेख सलीमा का ताल्लुक खम्मम जिले के चिंताकानी मंडल के कोमटला गुड़म गांव से बताया गया है। सलीमा 2007 में ग्रुप इम्तिहान के जरिए डीएसपी मुंतखब हुई थी। आईपीएस का रुतबा हासिल करने वाली ओहदेदारों में एन कोटी रेड्डी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस महबूबाबाद और दीगर शामिल थे। रियासत में बरकी सरबराह करने वाली डिस्कॉम्स एनपीडीसीएल और एसपीडीसीएल की आमदनी और अखराजात में भारी फर्क पैदा हो गया है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता 3 साल के दौरान इन डिस्कॉम्स ने बरकी की सरबराही पर जो रकम खर्च की है उसके मुकाबले में उसकी आमदनी 26,625 रुपये की कमी आई है। इन डिस्कॉम्स ने अखराजात और आमदनी के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क की भरपाई के लिए रियासती हुकूमत से फंड जारी करने की दरख्वास्त की है। ज़राए ने बताया कि एक माली साल की तकमील के बाद आमदनी और अखराजात के दरमियान पाए जाने वाला फ़र्क अगर ज़्यादा होता है तो ऐसी सूरत में बरकी एक्ट के मुताबिक उन नुकसानात की भरपाई के लिए ट्रू ऐप के नाम से सारिफीन से सरचार्ज वसूल करने की इजाज़त देने के लिए डिस्कॉम्स हर साल 30 नवंबर के अंदर स्टेट
इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी काउंसिल को तजावीज़ देनी होती है, लेकिन डिस्कॉम्स की जानिब से गुज़िश्ता 3 साल से एक मरतबा भी ERC को कोई तजावीज़ पेश नहीं की गई। जारिया माली साल 2021-22 में रियासती हुकूमत ने अपने बजट में 10,500 करोड़ की रकम बतौर बरकी सब्सिडी मख्तस की है। डिस्कॉम्स का कहना है कि हुकूमत की जानिब से मख्तस करदा रकम उनके नुकसानात की भरपाई नहीं कर पा रही है। डिस्कॉम्स को मजीद 10,624 करोड़ के नुकसान हैं। इसके अलावा 3 साल के दौरान यानी 2019 से 22 में 26,665 करोड़ रुपए के नुकसान हुए हैं। आइंदा साल मजीद 10,929 करोड़ के नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा होंगी। इन हालात में डिस्कॉम्स का कहना है कि आइंदा बजट में हुकूमत को डिस्कॉम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रकम मख्तस करनी होगी या फिर बरकी चार्जेस में इजाफा करना होगा। डिस्कॉम्स का ये भी कहना है कि बरकी चार्जेस में इजाफे की इजाज़त देने हुकूमत से दरख्वास्त की गई है, जिस पर हुकूमत ने मशवरा दिया कि बरकी चार्जेस में इजाफे से आम आदमी को ज़ायद बोझ ना हो, इस तरह का इजाफा करने का मशवरा दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि उर्दू ज़बान सिर्फ एक ज़बान का नाम नहीं बल्कि एक तहजीब का नाम है, और ये ज़बान किसी एक मज़हब या फ़िरके की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की ज़बान है। उर्दू घर में मुनक़िदा तंजीम तहफ़्फ़ुज़ उर्दू की रियासती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई है और देखते ही देखते कई बैरूनी ममालिक में फैल गई। वज़ीर मौसूफ़ ने कहा कि उर्दू सिर्फ एक ज़बान का नाम नहीं बल्कि एक तहजीब और एक तमद्दुन का नाम है, और कहा कि ज़बान में जो मिठास, जो अपनाइयत और जो कशिश पाई जाती है वो किसी और ज़बान में देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि हर इंसान को अपनी मादरी ज़बान सीखना बहुत ज़रूरी है ताकि अपनी तहजीब की हिफाजत की जा सके। जो उर्दू बोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। तेलंगाना का हर आदमी उर्दू ज़बान जानता है। उर्दू की तरक्की के लिए हम बहुत कुछ करना चाहिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हर ज़बान का ताल्लुक इस्लामिक से रहा है। आज उर्दू में इस्लामिक से पहुँच गए लोग अपने बच्चों को कोई भी शख्स उर्दू मीडियम में पढ़ाना नहीं चाहता, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता, और उर्दू ज़बान को जरूर हम तमाम भाइयों से अपील करते हैं कि अपने बच्चों को उर्दू जरूर सिखाएंगे। मीडिया के भाई भी हमें तो उर्दू हम अपने उत्तर से खासतौर से तवज्जो दे रहे हैं। सीएम साहब ने उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया, और जो अभी वहाँ का बहुत से जगह बोर्ड नहीं है, साइन बोर्ड नहीं है, उसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हम जब भी डालते हैं अच्छे से अच्छे लोगों को डालते हैं। उर्दू अकादमी चैंपियन के और मंजिस के चैंपियन को दिए थे, वो अच्छी तरीके से काम कर सकते थे, हर किसी का अहतमाम जारी कर सकते। अब हम किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता, जो लोगों को जो जिम्मेदारी दी जाती है वो दौड़े नहीं करता, खाली बेटा है तबलीग को नहीं बेटा, तो आप भी मेहनत करवाओ, क्योंकि मुसलमान को इससे पहले जरूर इससे का होना दिया गया। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मुल्क भर की रियासती हुकूमतों से अपील की कि वो कौमी तालीमी पॉलिसी को मौसर तरीके से नाफिज करने के लिए मरकजी हुकूमत के साथ हाथ मिलाएं। उन्होंने कहा कि
कौमी तालीमी पॉलिसी मुल्क में तालीम के शोबे को तब्दील करने के तारीखी इक़दाम में से एक है और ये आलमी सतह पर विश्व गुरु के तौर पर मुल्क के लिए फ़ख्र का मुकाम यकीनी बनाई। उन्होंने रियासती हुकूमतों और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर से अपील की कि वो यूनिवर्सिटियों में तदरीसी अमले को तरजीह बुनियादों पर भर्ती करें। गवर्नर ने असातिज़ा के गिरते हुए मियार पर तशवीश का इजहार किया और आला तालीमी इदारों में मियारी तालीम फराहम करने के लिए तदरीस के मियार को बेहतर बनाने के लिए मुसलसिल कोशिशों पर जोर दिया। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मेहमान खुसूसी के तौर पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के टैगोर ऑडिटोरियम में नई तालीमी पॉलिसी के तनाजुर में मुनक्किद किए गए एक कौमी सेमिनार का इफ्तिताह करने के बाद खिताब किया। Undergraduation courses 4 years. First year, if you are thinking that it is enough, you will get a certificate. Second year, if you want to drop out, you can get a bachelor degree. And if you want to complete it 4 years, that also you can have an extended bachelor degree. So most of the dropouts and multiple exits and multiple entries, really it is a great thing in this policy. Why I am telling this? Because most of the students have a dream, and if they take some science subject and if they are unable to proceed in that, they become dropouts. But they can take another subject and they can exemplify in that also. So many things, whether it is a reservation, whether it is giving equal opportunity, equitable in inclusive education, whether it is multilingualism, and here also I want to mention here the power of language, because I am trying to learn Telugu since 2 years. 25% only I have learned, but my sister's children. वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल ने दिल्ली गए रियासती वज़रा के खिलाफ जो तबसरा किया वो इंतहाई काबिल एहतराम है। हरीश राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऐसा महसूस हो रहा था कि गोयल मरकजी वज़ीर के बजाय सियासी लीडर के तौर पर बात कर रहे थे। हरीश राव ने कहा कि रियासती वज़रा 70 लाख किसानों की तरफ से गोयल से मुलाकात के लिए कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली गए थे। हरीश राव ने उन वज़रा के खिलाफ गोयल की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पीयूष गोयल की तरफ से वज़ीरों पर किए गए रिमार्क्स इंतहाई काबिल एतराज़ है। ये तेलंगाना के अवाम की तौहीन है। 70 लाख किसान खानदानों की इज्जत नफ्स को इसे नुकसान पहुँचा। पीयूष गोयल फौरी तौर पर अपने रिमार्क्स को वापस लें और गैर मशरूत माफ़ी मांगे। हरीश राव ने रियासती वज़रा को दिल्ली में 3 दिन तक मरकजी वज़ीर की जानिब से वक्त ना देने पर और रियासती बीजेपी लीडरों के दिल्ली पहुँचने के चंद घंटों बाद ही वक्त देने पर बरहमी का इजहार करते हुए मरकजी वज़ीर और रियासती बीजेपी कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया कि ये तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। उन्होंने मरकजी वज़ीर पीयूष गोयल की जानिब से 3 दिन के बाद रियासती वज़रा से की गई बातचीत में तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी का कोटा ना बढ़ाए जाने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना के किसानों के पास 62 लाख मीट्रिक टन धान मौजूद है। उन्होंने मरकजी हुकूमत को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर मरकजी हुकूमत रियासत के किसानों से धान की खरीदी नहीं करेगी तो रियासत के 70 लाख किसान दिल्ली में धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। మీరు రాజకీయం చేసుకుంటూ మా మీద బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తూ పైగా మమ్మల్ని రాజకీయం అంటారా మీరు? ఇది ఎక్కడండి? నీ ప్రాధాన్యత ఏది? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చిన ప్రతినిధి బృందాన్ని ముందు గెలుస్తావా? లేదు నీ దానికంటే ముందు మీ రాష్ట్ర నాయకులను పిలుచుకొని వాళ్ళ సమయం ఇచ్చి అభాండాలు వేసి అబద్ధాలు చెప్పి గ్లోబల్స్ ప్రచారం చేసి మా మీద బురద జల్లి రాజకీయం చేస్తున్నది నువ్వు. పైగా మళ్ళా మా మంత్రుల్ని పట్టుకొని మీకు పని లేదా అని మాట్లాడతావా? ఇది ఒక గౌరవ మంత్రి మాట్లాడే భాషనేనా ఇది? ఒక 6 మంత్రులు వచ్చిందంటే ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఇంతకంటే అత్యున్నత స్థాయి డెలిగేషన్ ఇంకోటి ఉంటుందా? ఎంత ప్రాధాన్యత ఉంటే 6 మంత్రులు ఢిల్లీకి వస్తారు? మా ప్రాధాన్యత రైతులు, కానీ నీ ప్రాధాన్యత రాజకీయం. మా ప్రాధాన్యత 70 లక్షల మంది రైతుల ఆత్మ గౌరవాన్ని కాపాడడం, 70 లక్షల మంది రైతుల యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడడం, 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజల పక్షాన మేము వచ్చినాం. కానీ మీరు ఇంత
पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि धान के मसले पर बीजेपी और टीआरएस एक दूसरे पर इल्जाम आयद करते हुए ड्रामा कर रहे हैं। इन दोनों जमातों के ड्रामे से किसान बहुत रहे हैं। दिल्ली में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी, कोमल रेड्डी, वेंकट रेड्डी के हमरा मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि सुनील नामी शख्स जो सियासी हिकमत अमली का माहिर है, उसकी ईमा पर बीजेपी और टीआरएस के कायदीन काम कर रहे हैं ताकि रियासत में कांग्रेस को कमजोर किया जाए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वह हैदराबाद पहुंचने के बाद सुनील की सरगर्मियों को मंजर आम पर लाएंगे। पीसीसी सदर ने कहा कि सुनील रोजाना रात 11 बजे के बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से फोन पर रब्त पैदा करते हुए सियासी हिकमत अमली को तैयार करता है। उसकी तैयार करदा हिकमत अमली पर ये दोनों जमातों के कायदीन अमल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज दिल्ली में टीआरएस के वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात की। दूसरी तरफ दिल्ली में ही बीजेपी के रियासती कायदीन मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बंडी संजय और दूसरों ने अमित शाह से मुलाकात की। इन दोनों जमातों के कायदीन की मुलाकात भी सुनील की एक हिकमत अमली का हिस्सा था। रेवंत रेड्डी ने अमित शाह के इस बयान को मज़हब का खैज करार दिया, जिसमें उन्होंने रियासत के बीजेपी कायदीन को मशवरा दिया था कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की बदनुमानियों को मंजर आम पर लाए। चंद्रशेखर राव की बदनुमानियों से वो वाकिफ हैं, जिस पर रेवंत ने अमित शाह से सवाल किया कि जब वो केसीआर की बदनुमानियों से वाकिफ है तो ऐसे में उन्होंने केसीआर के खिलाफ तहकीकात करवाने में क्या हर्ज है। తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలి. చర్యలు తీసుకోకపోను, విచారణకు ఆదేశించకపోను, విచారణ చేపట్టడానికి అవసరమైన సమీక్షలు చేయకపోను మీరు ఊర్లలోకి వెళ్ళి ప్రచారం చేయండి అని అంటున్నాడంటే కేసీఆర్ యొక్క అవినీతి తెలిసిన అమిత్ షా గారు చర్యలు తీసుకోకుండా ఉంటున్నాడు అంటే కేసీఆర్ అవినీతిలో బీజేపీ నాయకులకున్న భాగస్వామ్యం ఏంటో తెలంగాణ సమాజం గమనించాలి. ఇవాళ కేసీఆర్ కుటుంబం దోపిడీకి పాల్పడ్డదని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా గారికి తెలిసినప్పుడు ఆయననే వాళ్ళ శ్రేణులకి వివరాలు చెప్పినప్పుడు అమిత్ షా గారిని కేసీఆర్ అవినీతి మీద చర్యలు తీసుకోకుండా ఏ అదృశ్య శక్తి ఆపుతున్నది, ఆ అదృశ్య శక్తికి బీజేపీకి ఉన్న ఒప్పందం ఏంది, అవగాహన ఏంది, రాజకీయ అనుబంధం ఏందో తెలంగాణ సమాజం గమనించాలి. అదేవిధంగా పదే పదే కేసీఆర్ జైలుకు దోడటం, జైల్లో పెడతామని చెప్పిన బండి సంజయ్ కిషన్ రెడ్డి గారు నిన్న ఎందుకు అమిత్ షా కేసీఆర్ అవినీతి మీద ఫిర్యాదు చేయలేదో తెలంగాణ సమాజానికి జవాబు చెప్పాలి. తెలంగాణ సమాజాన్ని కేసీఆర్తో పాటు కలిసి బీజేపీ మోసం చేస్తుంది. వరి కొనుగోళ్ల విషయంలో వీళ్ళిద్దరు పంచాయతీ అంతా కూడా వీధి నాటకమే అని చెప్పి నిన్న అమిత్ షా గారిని కిషన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో బీజేపీ బృందం కలిసినప్పుడు పరిణామం 52 లక్షల ఎకరాలలో వరి పండించారు. మరి ఎవడి తుగ్లకులు పోయినసారి 52 లక్షలు పండిస్తే ఈసారి వరి అయ్యొద్దంటారు. అంటే ఒకే సంవత్సరంలో పంట మార్పిడి వీలు అవుతుందా? అసలు వీళ్ళకి ఏమైనా కామన్ సెన్స్ ఉందా? ఇంకిత జ్ఞానం ఉందా? 52 లక్షల ఎకరాల్లో పోయిన రబీలో వరి పండిస్తే ఈ రబీలో అసలు వరి వేయొద్దంటారు వీళ్ళు, పెద్ద మనుషులు. అసలు కుదరు. ఉదాహరణకి నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువ కింద మొత్తం 11-12 లక్షల ఎకరాల్లో వీళ్ళు ప్రకటన చేసే ముందుకే వరి నాట్లు అయిపోయినాయి. రోజు ఈ హంగామాలకు, ఆర్భాటాలకు మంచిగున్న సెక్రటరియట్ కూడగొట్టి 2-3 వేల కోట్లు ఖర్చు పెట్టి మంచిగున్న ప్రగతి రైతు భవనానికి 1000 కోట్లు పెట్టి లెక్క లేకుండా బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కార్లు కొనుక్కొని స్పెషల్ ఫ్లైట్లలో తిరుగుకుంటూ 1000 కోట్లు దుబారా పెట్టి కాళేశ్వరం కమిషన్ల కోసం మిషన్ బయట గౌరవ మిత్రులు చెప్పిన పాయింట్ యాడ్ చేస్తూ వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరవకుండా పెట్టు అకాల వర్షాలతోటి तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने ऐलान किया कि वो तलबा के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल यानी 23 दिसंबर जुमेरात को 11 बजे तक 2 बजे दिन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के रूबरू एक धरना देंगे। मैं वो थोड़ा बच्चे वो मार्क्स को फेल हो जाने के बाद वो उसमें बच्चे थोड़े इमोशन में आके मर जा रहे। मैं सीएम साहब से दरखास्त लिखा, मैं ये बात बोला कि ये कोरोना आने से ये पूरा बच्चे पूरा डिस्टर्बेंस हो गए, इसलिए अभी ज़्यादा पढ़ने के लिए, टीचिंग सुनने के लिए स्टूडेंट्स, टीचर्स
थोड़ा बोलने के लिए बच्चे जाके कॉलेजों में बैठने के लिए उतना जितना कोरोना आया वहाँ से थोड़ा पढ़ने का कम टीचिंग क्लासेस कम हो गए, इसलिए बच्चे थोड़ा डिस्टर्बेंस में है। क्या तो भी रहते, इससे पहले ये जो बच्चे अभी जो मर रहे हैं वो कोई भी स्टूडेंट्स सुसाइड नहीं करना बोल के मैं बच्चों को मैं एक आवाज़ दे रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम लड़ेंगे आपके तरफ से। मैं कल 11 बजे से 2 बजे तक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के दीक्षा बैठ रहा हूँ। 12 घंटे में अगर गवर्नमेंट जल्दी डिसीजन ले लेके केसीआर सबको इंटरमीडिएट बच्चों को पास करने के लिए जियो इशू करो बोल के मेरा दरख्वास्त है। ऑलरेडी लेटर भी भिजा दिया। बहुत बच्चे हर एक स्टूडेंट्स ऑल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस पूरे भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के धरना दीक्षा भी कर रहे हैं। यहाँ तक आने का कोशिश भी नहीं देना था। कैबिनेट मिनिस्टर सविता इंदिरा रेड्डी जी सीएम को कन्विंस करके बच्चों को सबको पास करो बोल के पहले ही डिक्लेयर करना था। ठीक है, अभी भी बच्चे रिसेंटली मर जा रहे, फिर उसको रोकने के लिए जो कम मार्क्स से जो लोग फेल हो जा रहे वो लोगों को कम मार्क्स से जो फेल हो जा रहे कम मार्क्स से वो लोगों को मार्क्स डाल के वो लोगों को पास करने का कोशिश गवर्नमेंट इमीडिएटली एक जीवो निकालो बोल के एक ऐलान करो बोल के मैं दरख्वास्त सीएम साहब से कर रहा हूँ। अगर ये 12 घंटे में कंपलसरी सीएम जी बच्चों के लिए, बच्चों का जान के लिए, बच्चों का जिंदगी के लिए वो लोगों को बचाने में एक ऑर्डर पास करो बोल के सबको पास करो। स्टेट में हर एक इंटरमीडिएट बच्चों को पास करने के लिए एक जियो इशू करो बोल के मेरा दरख्वास्त है। आज 12 घंटे में नहीं आ सके तो कल मैं बच्चों के तरफ से मैं कल 3 घंटे मैं 11 से 2 बजे तक मैं कल बच्चों का तरफ से मैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट दीक्षा बैठ रहा हूँ। कल एक बीजेपी रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने धान की खरीदारी के मसले पर तेलंगाना के वुजरा के दौरे दिल्ली को ड्रामेबाजी करार देते हुए इल्जाम लगाया कि रियासती वुजरा और वजीर आला चंद्रशेखर राव मरकज पर धान की अदम खरीदी का गुमराहकुन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि मरकजी हुकूमत ने रियासत से धान की खरीदी का मुकम्मल कोटा पूरा कर लिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कायदीन बशमूल वजीर आला चंद्रशेखर राव और रियासती वुजरा हुजूराबाद से बीजेपी और ईटला राजेंद्र की कामयाबी के बाद से बोखलाहट का शिकार होकर किसानों के मसाइल पर मरकज पर बेबुनियाद इल्जाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला केसीआर पर इल्जाम आयद किया कि वो अपने फार्म हाउस के मुलाजिमीन के मसाइल हल करने में नाकाम रहे। सदर वैएसआर तेलंगाना पार्टी वाइस शर्मिला ने माली मुश्किलात और परेशानियों के शिकार होकर खुदकशी करने वाले किसानों के अरकान खानदान से आज भी मुलाकात की। मुलाकात का ये सिलसिला गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी है। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शर्मिला ने निर्मल जिले के अमर सिंह के अफराद खानदान से आज मुलाकात करते हुए पुरस्कार दिया। बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत की हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से रियासत के किसान खुदकशी करने पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने किसानों से इंसाफ तक जद्दोजहद जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व साबिक मरकजी वजीर वेंकट स्वामी की बरसी के मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट व बीजेपी लीडर विवेक वेंकट स्वामी और साबिक वजीर विनोद कुमार ने अपने वालिद के मुजस्समे वाक़ई टैंक बंड पर फूल निछावर किए और मुल्क कौम के लिए उनकी खिदमत को याद किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए विवेक वेंकट स्वामी ने बताया कि वेंकट स्वामी ने अपनी ज़िंदगी में कई एक तालीमी इदारे कायम करते हुए गरीब और दलित तलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने के इक़दाम किए। विनोद कुमार ने बताया कि वेंकट स्वामी की जानिब से कायम करदा कई तालीमी इदारों से आज भी रियासत के दलित और गरीब तबकात इस्तेफादा कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में भी वेंकट स्वामी को खिराज पेश किया गया। कांग्रेस के कायदीन ने उनके पोर्ट्रेट पर फूल निछावर करते हुए उनकी खिदमत को याद किया। अलावाजी शहर के मुख्तलिफ दलित तंजीमों ने भी उनको भरपूर खिराज पेश किया। हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने कहा कि वाटर वर्क्स ने कमर्शियल कनेक्शन के बिल्स की इजराई और उसूली ऑनलाइन तरीक़ेकार पर अंजाम देने का फैसला किया। उन्होंने अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए कहा कि मरहलावार असास पर ऑनलाइन तरीक़ेकार पर कमर्शियल कनेक्शनों के बिल्स की इजराई और उसूली शुरू की जाएगी और 1 अप्रैल तक 100% ऑनलाइन तरीक़ेकार पर बिल्स की इजराई और खम की उसूली की जाएगी। दाना किशोर ने कहा कि खुसूसी मोबाइल ऐप के जरिए क़ब्ज़ी ही तमाम अक़साम के पाइप साइज के कनेक्शन रखने वाले नॉन डोमेस्टिक यानी कमर्शियल सारिफीन की शिनाख्त की गई और उन तमाम का जियो टैगिंग किया गया है। शहर हैदराबाद के शेखपेट फ्लाईओवर को जल्द ही आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। 6 लेन और
2.8 किलोमीटर वाले इस फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब जल्द ही मुनक्किद की जाएगी। इस फ्लाईओवर की दस्तयाबी के बाद रेती बौली से गच्ची बौली तक ट्रैफिक में बड़े पैमाने पर कमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। हुकूमत रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद में ट्रैफिक के मसले को दूर करने के लिए मनसूबाबंद इक़दाम कर रही है और बिलखुसूस अहम शाहराहों पर ट्रैफिक को कम करने के लिए मसाई की जा रही है। इसी के हिस्से के तौर पर इस फ्लाईओवर की तामीर अंजाम दी गई। 333 करोड़ 55 लाख रुपए के सरफे से इसकी तामीर का आगाज 2018 में हुआ था। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव की हिदायत पर मेयर JHMC विजयलक्ष्मी ने इस फ्लाईओवर के तामीरी कामों का वक्तन फ़ौक़तन जायजा लिया। श्रीनिवास ने आज तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सदर नशीन के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। वजीर सेहत हरीश राव ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने श्रीनिवास को तेलंगाना स्टेट मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का चेयरमैन बनने का मौका देने पर वजीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। इससे पहले SC और ST कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। अपने दौर में उन्होंने SC और ST तबकात के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी रोल अदा किया। ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ బాధ్యతలు ఇచ్చినందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి सदर नशीन तेलंगाना साहित्य अकादमी के ओहदे की जिम्मेदारी गौरी शंकर ने हासिल कर ली। रविंद्र भारती में इस ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस नई जिम्मेदारी पर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि वो अपनी नई जिम्मेदारी को बेहतर अंदाज में ईमानदारी के साथ अंजाम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस मौके पर वजीर सयाहत व स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, नायब सदर नशीन रियासती मनसूबाबंदी कमीशन विनोद कुमार और दीगर ने गौरी शंकर को मुबारकबाद पेश की। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, जिनको बेंगलुरु पुलिस ने हाल ही में दाएं बाजू की तंजीमों के एहतजाज के पेश नज़र लॉ एंड ऑर्डर के मसले का हवाला देते हुए शो करने से रोक दिया था, जल्द ही तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में अपना शो पेश करेंगे। फारूकी ने मुंबई में भी अपना प्रोग्राम किया था और अब वह हैदराबाद में अपना प्रोग्राम पेश करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से किया, जिसमें उन्होंने अपने शो का नाम धंधू रखा है। ये शो 9 जनवरी को होने वाला है। उन्होंने इस शो के टिकट का लिंक भी शेयर किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फुटपाथ पर नाजायज़ कारोबार करने वालों के खिलाफ अपनी कार्रवाई करते हुए नाजायज़ सब जोन को बर्खास्त कर रही है। इन फुटपाथ पर कारोबार करने वाले कह रहे हैं कि उन्हें किसी किस्म की नोटिस दिए बगैर उनके कारोबार को ख़त्म किया जा रहा है। उन्हें किसी किस्म की ना ही नोटिस दी गई और उनकी दुकानों को ढहाया गया है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत भर में 37,353 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 182 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई, जबकि 196 अफराद ने कोरोना को मात दी। रियासत में अब भी 3,831 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। तेलंगाना में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केसों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रियासत में ओमिक्रॉन के मजीद 14 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इससे रियासत में मुख्तलिफ मकामात पर ओमिक्रॉन के केसेस जो दर्ज हुए उनकी मजमूई तादाद 38 हो गई है। रियासती महकमे सेहत ने इस सिलसिले में एक बुलेटिन जारी किया। अब तक 9,122 मुसाफिर हाई रिस्क और गैर खतरे वाले ममालिक से रियासत पहुँचे हैं, जिनमें से 14 पॉजिटिव की तशखीस हुई है। मजीद एक का नतीजा आना बाकी है। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने एक शख्स के पास से बैरूनी ममालिक की भारी करेंसी जब्त की और उसके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। ये शख्स इंडिगो की फ्लाइट के जरिए बड़े पैमाने पर बैरूनी करेंसी की शारजा स्मगलिंग की कोशिश कर रहा था, ताहम उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया गया और उसके पास से 25,000 सऊदी रियाल और 22,500 UAE के दरहम जब्त किए गए। वाज़ेह रहे कि हालिया अरसे के दौरान इस अहम एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की स्मगलिंग की कोशिश के कई मामलों का पता चलाया गया। हैदराबाद के शमशाबाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके उसके पास से 2 पिस्तौल और 44 कारतूस जब्त कर लिए। DCP शमशाबाद जोन प्रकाश रेड्डी ने बताया कि गगन पहाड़ इलाके में रहने वाले फारूक नामी शख्स को बावसूख ज़राए की इत्तला पर गिरफ्तार किया गया। वो पहले भी दोहरे कत्ल की वारदात में मुलविस बताया गया है। वो एक राउडी शीटर के कत्ल के मंसूबे में था कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इश्यूज के बारे में एक बंदूक खदीर राजेंद्र नगर। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए।